हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, त्रिपक्षीय संघर्ष। आप जानते हैं कि अरबों के आक्रमण के बाद यह संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष, और यह संघर्ष 200 वर्षों तक चलता है। और यह संघर्ष प्रारंभ क्यों हुआ था, अगर हम बात करेंगे तो कन्नौज को, पर्टिकुलर कन्नौज को लेकर के, चूँकि कन्नौज उत्तर भारत का प्रशासनिक और राजनैतिक केंद्र था। उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पर्टिकुलर 3 प्रमुख शक्तियों में यह संघर्ष 200 वर्षों तक चला। आप जानते हैं कि जैसे ही गुप्त वंश का पतन होता है, गुप्त के पतन के साथ साथ मगध का भी पतन हो जाता है। मगध का पतन होने के नाते उत्तर भारत में एक राजनैतिक, यानी गुप्त वंश के पतन के साथ उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए अब देखेंगे तो फिर हर्षवर्धन का उदय होता है। हर्षवर्धन का उदय होता है और हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में कन्नौज का उदय होता है। कन्नौज का उदय होता है। हर्षवर्धन के समय कन्नौज का स्थान वही था जो इससे पहले मौर्य काल से लेकर के, मौर्य साम्राज्य से लेकर के गुप्त साम्राज्य तक पाटलिपुत्र का था, या यूँ समझ लीजिए कि मगध का था। लेकिन चूंकि उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना बहुत ज़रूरी था और 3 प्रमुख शक्तियों का उदय हुआ। अगर हम पश्चिमोत्तर की बात करेंगे तो पश्चिमोत्तर में प्रतिहार साम्राज्य का उदय हुआ, पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो पाल का उदय हुआ और दक्षिण में देखेंगे तो राष्ट्रकूट का उदय हुआ। और इन्हीं तीनों शक्तियों के मध्य यह परस्पर जो है यह संघर्ष चला 200 वर्षों तक। इसको हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष, अगर हम त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करेंगे तो प्रतिहार वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। अगर मोटी मोटा मैं मान लूँ 750 ईस्वी से लेकर के 950 ईस्वी तक, 750 से लेकर के 950 ईस्वी तक यह संघर्ष चलता रहा। और यह संघर्ष कुल 6 चरणों में पूर्ण हुआ। 6 चरणों में इस संघर्ष को हम बांट करके देखेंगे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो अगर हम पश्चिमोत्तर भारत की बात करेंगे, अगर हम पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत में कौन शासन कर रहे थे? प्रतिहार शासन कर रहे थे। पश्चिमोत्तर भारत में प्रतिहार शासन कर रहे थे। पश्चिमोत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था? प्रतिहार। पूर्वोत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था? तो पाल पूर्वोत्तर भारत में। और विंध्य पर्वत के दक्षिण में राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन शासन कर रहे थे? राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। अगर हम प्रतिहार वंश की बात करेंगे तो प्रतिहार वंश का संस्थापक, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम यह वास्तविक संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम वास्तविक संस्थापक था। इसके अलावा पाल वंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग। अब चूंकि तीनों शक्तियों में संघर्ष का जो कारण था वह कौन था? कन्नौज को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो रहा था। कन्नौज को लेकर के यह संघर्ष प्रारंभ हुआ था। और इस समय चूँकि हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई और हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश का पतन हो गया। तो इस समय इस पर आयुध वंश का शासन था। किसका शासन था? कन्नौज पर आयुध वंश का शासन था। आयुध वंश, कन्नौज पर आयुध वंश का शासन था। और आयुध वंश में 2 भाई थे। आयुध वंश में 2 भाई थे जो परस्पर सत्ता को लेकर के एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। आयुध वंश का शासन था इस पर और 2 भाई थे, दोनों जो है सत्ता को लेकर के संघर्ष कर रहे थे। एक इंद्रा युद्ध
और दूसरा था चक्रायुद्ध। एक इंदिरा युद्ध, दूसरा चक्रायुद्ध। चक्रायुद्ध, इंदिरा युद्ध और चक्रायुद्ध, ये दोनों भाई थे, आयुध वंश के शासक थे और दोनों सत्ता को लेकर के संघर्ष कर रहे थे आपस में। इधर देखेंगे तो पश्चिमोत्तर भारत में इधर प्रतिहार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और लगभग देखेंगे तो गंगा यमुना के संगम तक इधर प्रतिहार वंश अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके थे और इधर पूर्वोत्तर में पाल भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। और यहाँ पर देखेंगे तो पालों ने लगभग प्रयाग तक पालों ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो दोनों की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी और यही दोनों के मध्य संघर्ष का कारण बना। क्योंकि उत्तर भारत का प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र कौन था? कन्नौज था। और उत्तर भारत में चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना बहुत जरूरी था। और इधर दक्षिण में राष्ट्रकूट एक प्रमुख शक्ति के रूप में राष्ट्रकूटों का भी उदय हो चुका था। अब दोनों के मध्य यही संघर्ष का कारण बना। जो आयुध वंश के शासन कर रहे थे यहाँ पे कन्नौज पर, अगर कन्नौज पर प्रतिहार वंश का शासन होता था तो प्रतिहार वंश के शासक अपने सामंत के रूप में इंदिरा युद्ध को कन्नौज पर बैठाते थे। और अगर पाल वंश का कन्नौज पर अधिकार होता था तो पाल वंश के शासक अपने सामंत के रूप में किसको बैठाते थे? चक्रायुद्ध को बैठाते थे। और त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध का संघर्ष जो प्रारंभ होता है वह प्रतिहार शासक वत्सराज के समय, ठीक, नागभट्ट प्रथम का पुत्र कौन था? वत्सराज के समय त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। वत्सराज ने यह संघर्ष प्रारंभ किया और गोपाल का योग्य पुत्र धर्मपाल, पाल वंश का शासन कौन था? तो धर्मपाल था। और यह अगर हम देखें तो त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष का यह पहला चरण है, प्रथम चरण। त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध का प्रथम चरण जो प्रारंभ हुआ वह किसके मध्य? प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल के मध्य यह संघर्ष प्रारंभ हुआ। और वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। गंगा यमुना के क्षेत्रों में वत्सराज ने क्या किया कि धर्मपाल को पराजित किया। और धर्मपाल अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए इसने दक्षिण की शक्ति, दक्षिण यानी कि राष्ट्रकूट का शासक था ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को आमंत्रित किया। ध्रुव दक्षिण भारत का पहला शासक था, या राष्ट्रकूट दक्षिण की पहली ऐसी शक्ति थी जिन्होंने उत्तर भारत में सैन्य अभियान करके उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया या उत्तर भारत के युद्ध में भाग लिया। कौन? ध्रुव उत्तर भारत में सैन्य अभियान किया और न केवल उसने वत्सराज को पराजित किया, वत्सराज के पराजय के बाद उसने धर्मपाल को भी नहीं बख्शा और धर्मपाल को भी पराजित किया। तो त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध का जो पहला चरण रहा वह इन्हीं तीन शक्तियों के मध्य संघर्ष जो है चलता रहा, वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव। लेकिन हालांकि कुछ समय तक उत्तर भारत के गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में यह शासन करता है, लेकिन आंतरिक राष्ट्रकूटों के समय भी एक गृह युद्ध का माहौल हो गया, जिस वजह से ध्रुव को उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाना पड़ा। तो प्रथम चरण इन्हीं तीनों शक्तियों के मध्य संघर्ष था। द्वितीय चरण की बात करेंगे तो द्वितीय चरण जो रहा वह पर्टिकुलर इन्हीं दो प्रतिहार और पाल शासकों के मध्य संघर्ष का यह इतिहास है, जिसमें प्रतिहार शासक वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित करके पर्टिकुलर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपने सामंत के रूप में यहाँ पे किसको बिठाया? इंदिरा युद्ध को यहाँ पे अपने सामंत के रूप में वह बैठाता है। इसके बाद अगर हम तृतीय चरण की बात करें, तृतीय चरण हालांकि धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। तृतीय चरण में वत्सराज का शक्तिशाली पुत्र नागभट्ट द्वितीय। तृतीय चरण में प्रतिहार शासक कौन था? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय था। वत्सराज का शक्तिशाली पुत्र नागभट्ट द्वितीय हुआ और नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज को अधिकार करके उसने अपनी राजधानी बनाया कन्नौज को।
और इस समय पाल शासक कौन था? तो इस समय पाल शासक जो था वह धर्मपाल ही था। पाल शासक धर्मपाल ही था। इसके बाद चतुर्थ चरण, अगर हम चतुर्थ चरण की बात करेंगे, चतुर्थ चरण की बात करेंगे तो त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध का जो चतुर्थ चरण है वह चतुर्थ चरण हालांकि थोड़ा सा विवादित है। और जब वसराज ने जो है, वसराज के बाद नागभट्ट द्वितीय हुआ, तो नागभट्ट द्वितीय के समय प्रतिहारों की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी। लेकिन अब इसके बाद धर्मपाल का जो उत्तराधिकारी हुआ वह देवपाल हुआ, वह देवपाल। यह पाल वंश का वास्तविक संस्थापक था। पाल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का वास्तविक संस्थापक देवपाल था। और देवपाल पराजित होने के बाद, देवपाल जब पराजित हुआ तो इसने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था, फिर ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय ध्रुव, इसने क्या किया कि गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया। गोविंद तृतीय ने क्या किया कि इसने प्रतिहार शासक को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक को पराजित किया। गोविंद तृतीय के बारे में कहा जाता है कि यह यानी कि तीनों राजवंशों में सबसे शक्तिशाली शासक था। तीनों राजवंशों में सबसे शक्तिशाली शासक था गोविंद तृतीय। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य विस्तार कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक था। इसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि इसके अश्व शत्रु सीमा में पदार्पण किए बिना ही कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक दौड़ सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। इसके बाद आप देखेंगे तो पंचम चरण, त्रिपक्षीय संघर्ष का पंचम चरण प्रारंभ होता है। पंचम चरण, त्रिपक्षीय संघर्ष का पंचम चरण। और पंचम चरण की बात करेंगे तो हालांकि अब इस समय जो देखेंगे तो प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली शासक, मिहिर भोज को अपने समकालीन, हालांकि मिहिर भोज जो था वो एक बहुत परम प्रतापी शासक था, लेकिन मिहिर भोज को अपने समकालीन दोनों शक्तियों से पराजित होना पड़ा। पाल वंश का शासक देवपाल और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, इन दोनों शक्तियों से मिहिर भोज को पराजित होना पड़ा था। और इसके अलावा छठा चरण की बात करेंगे तो छठे चरण में त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष का निर्णायक रिजल्ट आया। और अंतिम रूप से देखेंगे तो कन्नौज पर किसका अधिकार हुआ? तो अंतिम रूप से कन्नौज पर प्रतिहार वंश का शासन स्थापित हुआ। इसको आप याद रखिएगा, त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध का संघर्ष रिजल्ट जो रहा वो किसके परिणाम जो है किसके फेवर में रहा? तो यह परिणाम प्रतिहार वंश के फेवर में रहा। प्रतिहार वंश के शासकों के फेवर में यह परिणाम रहा और अंतिम रूप से कन्नौज पर इसका अधिकार हुआ। इन तीनों राजवंशों में देखेंगे, इन तीनों राजवंशों में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया था? इन तीनों राजवंशों में सबसे लंबे समय तक पाल शासकों ने शासन किया था। और इन तीनों राजवंशों में सबसे अल्पकालिक शासन किसका था? सबसे छोटा शासन किसका था? इन तीनों वंशों में सबसे छोटा कार्यकाल जो था वह राष्ट्रकूटों का था। लेकिन इन तीनों में सबसे शक्तिशाली अगर शासक कोई थे तो वह राष्ट्रकूट के ही शासक थे। राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत में सैन्य अभियान करके और उत्तर भारत के शासकों को पराजित करके अपना दबदबा कायम किया था। और अगर आप देखेंगे तो पालों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पालों ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई थी। और राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी राजधानी मान्यखेड़ को बनाई हुई थी। इस तरीके से आप देखेंगे तो यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है और मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने हर बिंदुओं पर चर्चा किया। तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।